ठीक हो गया। अच्छा, तो जो कंटेम्परेरी कंसेप्शन है दैट इज अ फ्री ट्रेड। ठीक है। अब फ्री ट्रेड के बारे में दे से कि फ्री ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर द होल सोसाइटी और होल इकोनॉमी। मतलब फ्री ट्रेड जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल है। हमने इस चीज के कॉन्टेक्स्ट में ना काफी ज्यादा चीजें जो है या काफी ज्यादा कॉन्सेप्शन जो है वो डिस्कस की हुई है। मैं आप लोगों के साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो स्लाइड्स वगैरह जो है वो मैं दिखा सकूं और हम जो है वो पढ़ाई शुरू कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, आप उधर बेसिकली ना हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। ठीक है। तो थ्योरी क्या कहती है? तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जो हमारी जितनी भी थ्योरीज है ना, जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, सिवाय मर्केंटलिज्म के, दीज आर बेस्ड ऑन फ्री ट्रेड। मतलब एवरीबडी सेज कि देयर शुड बी फ्री ट्रेड। ठीक है। अब फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि अगेन द थिंग इज कि गवर्नमेंट किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं क्रिएट करेगी, ना इंपोर्ट्स के लिए और ना ही एक्सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि उनके मुताबिक फ्री ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर द होल इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा, होल इकोनॉमी में सिंपली स्पीकिंग हम यहाँ पे ना कंज्यूमर की बात भी कर लेते हैं। मतलब अगर आपकी फ्री ट्रेड है तो आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट कम कॉस्ट में जो है मैसर आ सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान में हम शुगर की बात करते हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान में हम जो है वो शुगर पे हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है काफी ज्यादा सारी, तो इसका मतलब ये है कि शुगर जो इंपोर्ट होती है वो हमें महंगी पड़ती है, या सिंपली लोकल शुगर प्रोड्यूसर भी हमें महंगी शुगर उस तरह से बेचते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम फ्री ट्रेड कर दें, मतलब ये है कि अगर हम खत्म कर दें ड्यूटीज सारी की सारी, तो क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती शुगर हमें उस तरह से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर। अच्छा, अब इसका हार्म किसको होता है या फ्री ट्रेड का नुकसान किसको होता है? फ्री ट्रेड का नुकसान जो है ना, वो कुछ सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज में होता है जॉब लॉस की सूरत में। अब सिंपली अगर मैं मतलब अगर मैं शुगर पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दूंगा, तो क्या होगा, शुगर इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है। अगर शुगर इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगेन द थिंग इज कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, हमारी इकोनॉमी का एक सेगमेंट जो है वो सफर करेगा। ठीक हो गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे पास, हमारे कंज्यूमर के पास ना पैसा बचेगा। मतलब सपोज अब मैं 100 रुपए की किलो चीनी खरीदता हूँ, फिर मैं 60 रुपए किलो चीनी खरीदूंगा, तो 40 रुपए बचेंगे। वो 40 रुपए क्या होंगे, उस 40 रुपए से मैं कोई और चीज खरीदूंगा। जब मैं वो कोई और चीज खरीदूंगा तो डेफिनेटली वो पैसा किसी और सेगमेंट की तरफ राउट हो जाएगा, और वहां पे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएंगी, मेरी बढ़ जाएंगी सिंपली। तो अगेन द थिंग इज कि स्पेसिफिक सेगमेंट या इंडस्ट्री में तो हो सकता है कि हमें नुकसान हो, लेकिन ओवरऑल इससे एज सच ओवरऑल इकोनॉमी को इससे एज सच फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो ये जी फ्री ट्रेड का केस है जिसको हमने, जिसकी डिटेल हमने जो है वो काफी ज्यादा सारी डिस्कस जो है वो कर ली हुई है। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में ना कुछ थ्योरीज हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं। कि ट्रेडिशनल थ्योरीज ना वर्ल्ड वॉर 2 से पहले सारी की सारी जो है वो प्रपोज हुई हुई है। मतलब सिंपली अगर आप पास्ट में देखें, तो पास्ट में इनोवेशन का इतना बहुत रोल नहीं था। मतलब जो बेसिक रोल था दैट वाज ऑफ प्रोडक्शन, कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, किसके पास कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसके पास कौन सा कंट्री क्या चीज अच्छी सस्ती प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी की सारी थ्योरीज उस ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में सारी की सारी प्रपोज जो है वो की गई है। ठीक है। पहली थ्योरी हमारे पास जो है वो मर्केंटलिज्म है। ये बेसिकली थ्योरी नहीं है, ये कॉन्सेप्शन है। ये कॉन्सेप्शन ये कहती है कि आपको एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करना है और इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना है। ठीक है। मतलब सिंपली आपने करना ये है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए, इंपोर्ट्स अपनी जो है वो दबा के रखें, कम करके रखें। ये नो लॉन्गर वैल, मतलब दिस कंसेप्शन इज नो लॉन्गर वैलिड। अब लोग इसके खिलाफ हैं काफी, या थ्योरिस्ट इसके जो है वो खिलाफ है। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि ये जो कंसेप्शन है मर्केंटलिज्म, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर्टिकुलरली इन सर्टेन कंट्रीज लाइक चाइना। जिस तरह से है कि चाइना इज सेड टू इंकरेज एक्सपोर्ट्स, लेकिन चाइना की जो इम्पोर्ट, चाइना एक्सपोर्ट काफी ज्यादा सारी करता है और इंपोर्ट्स को क्या करता है, वो डिस्करेज करता है सिस्टमैटिकली। ठीक हो गया। अच्छा, एडम स्मिथ जो है उसने सबसे पहले थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है प्रेजेंट की। अब ये थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है इट इज प्रोपगेटर ऑफ फ्री ट्रेड। मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि आप दो अगर नेशन हैं और एक नेशन एक चीज अच्छी प्रोड्यूस करती है और दूसरी नेशन दूसरी चीज अच्छी प्रोड्यूस करती है, तो हर नेशन को या हर कंट्री को उस चीज की प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए जिस चीज की प्रोडक्शन वो ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। मतलब सिंपली हम कहते हैं कि लाइक पाकिस्तान जो है वो गंदम
एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है और इंडिया जो है वो चावल एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान दोनों गंदम और चावल प्रोड्यूस करे, जिसमें वो गंदम एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा हो और चावलों को इनएफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा हो, वो सिर्फ गंदम प्रोड्यूस करे। और इंडिया जो है क्योंकि वो चावल एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है, तो वो सिर्फ चावल प्रोड्यूस करे। तो जब दोनों की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, तो बाद में क्या होगा, हम ट्रेड की बेसिस पे इन चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमारी जब ओवरऑल प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वी हैव मोर क्वांटिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो एडम स्मिथ के मामले में या एडम स्मिथ की कंसेप्शन में वी शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग द थिंग्स ऑन विच वी हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज। मतलब हमारे जैसा एक काम कोई नहीं करता, तो सिर्फ हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा हमें कोई काम जो है वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगेन द थिंग इज, यहाँ पे एक इशू है। सपोज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि पाकिस्तान एक काम बहुत अच्छा करता है और इंडिया एक काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। अब दोनों सूरतों में अगेन एक कंट्री को किसी एक चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज होना जरूरी है, लेकिन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक कंट्री ना कोई भी काम बहुत अच्छा ना करता हो। अब सपोज इंडिया जो है वो दोनों चीजें, सपोज मैं कहता हूँ कि गंदम और चावल दोनों एफिशिएंटली उगाता है और पाकिस्तान जो है वो दोनों चीजें इनएफिशिएंटली उगाता है, तो उस सूरत में क्या होगा। तो डेविड रिकार्डो ने ये एडम स्मिथ की जो थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज है इसको एक्सटेंड किया और उसने कहा कि इवन इफ एक कंट्री दोनों चीजों में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है, उसको फिर कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ जाना चाहिए। मतलब इंडिया शुड प्रोड्यूस द थिंग ऑन विच ही हैज कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब अगर सपोज हम कहते हैं कि इंडिया चावल रिलेटिवली अच्छा प्रोड्यूस करता है, ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है, इंडिया इज एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ। इंडिया जो है वो चावल भी एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है और गंदम भी एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंडिया चावल को प्रोड्यूस करने में ज्यादा एफिशिएंट है। तो इंडिया इंडिया को फिर जो कंपैरेटिव एफिशिएंसी है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, उस पर फोकस करना है। अब इंडिया फिर क्या करेगा, इंडिया जो है वो चावल की प्रोडक्शन पे जो है वो फोकस करेगा और पाकिस्तान चाहे दोनों चीजें इनएफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान को भी उस चीज पे फोकस करना है जिसपे पाकिस्तान रिलेटिवली एफिशिएंट है। मतलब सपोज वो अगर गंदम है तो पाकिस्तान जो है उस पर गंदम पे फोकस करेगा। तो इस सूरत में भी क्या होगा, बोथ ऑफ द कंट्रीज विल बी प्रोड्यूसिंग मोर एज कंपेयर टू अगर दोनों कंट्रीज जो है वो इंडिविजुअली चीजें प्रोड्यूस उस तरह से जो है वो कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी है। डेविड रिकार्डो की थ्योरी को सब्सिक्वेंटली जो है वो मॉडिफाई किया या सब्सिक्वेंटली एक्सटेंड किया। ये दो रिसर्चर हैं, एली हेक्शर एंड बर्टिल ओहलिन। ठीक है, तो इनकी थ्योरी जो है वो बेस करती है इंडाउमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्शन पे उस तरह से नहीं है, ये रिसोर्सेज पे है। इनके मुताबिक एक कंट्री के पास अगर एक इंडाउमेंट ऑफ रिसोर्सेज एबंडेंट है, मतलब सपोज पाकिस्तान के पास जो है वो लैंड बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चरल लैंड। अब पाकिस्तान के पास एबंडेंट लैंड है, ठीक है, तो अगर पाकिस्तान के पास एबंडेंट लैंड है तो पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान इस पे फसलें उगाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर सऊदी अरब के पास जो है वो ऑयल है, ठीक है, तो सऊदी अरब क्या करेगा, वो ऑयल प्रोड्यूस करेगा। तो अगेन द थिंग इज, इनके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, हर कंट्री को उन रिसोर्सेज पे फोकस करना चाहिए जो कि उनके पास एबंडेंट है। अब ये रिसोर्सेज लैंड हो सकते हैं, लेबर के हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि ट्रेडिशनल थ्योरीज जो हैं ये प्रोडक्शन पे, रिसोर्सेज पे और कंपैरेटिव एडवांटेज या एब्सोल्यूट एडवांटेज पे उस तरह से बेस करती हैं कि अगर एक कंट्री के पास एक चीज ज्यादा है या एक कंट्री एक काम अच्छा करता है तो उसको सिर्फ वही काम करना चाहिए, बाकी काम उसको जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेफिनेटली यहाँ पे ना इनोवेशन का कोई जो है वो रूल या इनोवेशन को किरदार नहीं है। ठीक है, लाइक उस जमाने में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हर चीज ना जो प्रोड्यूस होती थी वो स्टैंडर्डाइज थी या नेचुरल रिसोर्सेज होते थे। मतलब अगर गाड़ी है तो एक जैसी गाड़ी बन रही है, ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एवरीथिंग वाज स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, और हर चीज एक जैसी प्रोड्यूस होती थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे फोकस जो है वो ज्यादा था, प्रोडक्शन की इनोवेटिवनेस, उसकी क्वालिटी, एज सच उन चीजों में फोकस इतना जो है वो नहीं था। ठीक है, अच्छा, तो पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में वो कंट्रीज जिनकी क्लाइमेट या नेचुरल रिसोर्सेज जो है जिनके पास ज्यादा थे, दे वर डूइंग दैट थिंग। जिनकी लेबर प्रोडक्टिविटी अच्छी थी वो लेबर प्रोडक्टिविटी पे फोकस उस तरह से जो है वो किए हुए थे। तो अल्टीमेटली मामला जो है वो चल रहे थे। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैं वो अब क्या होना शुरू हो गए, वो थोड़े से चेंज होना शुरू हो गए।
तो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ना हमारे पास कुछ मॉडर्न थ्योरीज जो है वो सामने आई। इसमें सबसे पहली थ्योरी हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये कहती है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी बेसिकली ना यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में हुई है, लाइक यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में इट इज डिवाइज। तो अगर ये यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में डिवाइज हुई है तो ये ना इनोवेटिवनेस की बात करती है। अब ये कहती है कि इन द स्टार्ट यूएसए इनोवेट्स, और यूएसए ना एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन करता है। अच्छा, अब वो इनोवेटिव प्रोडक्ट जब डिजाइन होती है तो दैट थिंग इज कॉस्टली, तो यूएसए अपनी लोकल मार्केट में उसको बेचता है। अच्छा, जैसे ही यूएसए लोकल मार्केट में वो चीज बिकना शुरू हो जाती है तो दूसरे जो हायर इनकम कंट्रीज हैं या दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो हायर इनकम सेगमेंट है उसमें भी उस चीज की डिमांड थोड़ी सी क्रिएट होती है। तो जैसे ही दूसरे कंट्रीज में उस चीज की डिमांड क्रिएट होती है तो क्या करता है अमेरिका जो है वहां पे ना एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्टली होती है तो सिर्फ हायर इनकम के जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की इस्तात या कैपेबिलिटी रखती है। अच्छा, जैसे ही ये प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज में जाती है हायर इनकम कंट्रीज में, तो वहां के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं वो भी उस जैसी प्रोडक्ट बनानी शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब वो उस जैसी प्रोडक्ट बनानी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी लोकल मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी लोकल मार्केट में उनके मामला जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो कंपटीशन क्रिएट होता है बिटवीन यूएसए एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज प्रोड्यूसर्स। आपका कंपटीशन आ जाता है। तो जैसे ही कंपटीशन आता है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है, कॉस्ट रिड्यूस करनी है। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर यूएसए वाले उसकी प्रोडक्शन को खत्म करके उसकी प्रोडक्शन को ऐसे कंट्रीज में शिफ्ट कर देते हैं जहां पे लेबर कॉस्ट उस तरह से जो है वो कम हो या फैक्टर प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम हो। तो अल्टीमेटली ये थ्योरी ये कहती है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल में स्टार्ट में इनोवेशन होती है, यूएसए जो है वो अपनी लोकल मार्केट में प्रोड्यूस करता है, फिर ऐसा ऐसा यूएसए क्या करता है, यूएसए उसको दूसरे डेवलप कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू करता है, फिर दूसरे डेवलप कंट्रीज में उसकी प्रोडक्शन शुरू होती है, यूएसए की एक्सपोर्ट गिरनी शुरू होती है, तो यूएसए क्या करता है, यूएसए अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को किसी लो कॉस्ट कंट्री में शिफ्ट कर देता है। जैसे ही प्रोडक्शन फैसिलिटी लो कॉस्ट कंट्री में शिफ्ट होती है वैसे ही अब यूएसए अब फिर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होता, यूएसए अब फिर इंपोर्ट कर रहा होता है वो प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो ये हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है कि स्टार्ट में वो कंट्री प्रोड्यूस करता है, फिर वो एक्सपोर्ट करता है, और फिर वो कंट्री अल्टीमेटली इंपोर्ट कर रहा होता है वही चीज। ठीक है। तो आप देखें जितने भी यूएस के ये टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, सारी सारी इसी तरह से हैं। लाइक आईफोन को भी देखें तो आईफोन भी जो है वो स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में सिर्फ यूएसए में प्रोड्यूस होता था, यूएसए में भी ही चल रहा था, उसके बाद इसकी फैसिलिटीज जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गई, फिर वो चाइना से प्रोड्यूस होता है, अब यूएसए क्या करता है, इसको प्राइमरली इंपोर्ट करता है। इसी तरह से आप टेस्ला को देख लें। ठीक है, टेस्ला फिलहाल इनिशियल लाइफ साइकिल में है, तो टेस्ला इज प्रोड्यूसिंग कार्स फॉर द लोकल कंपनीज ओनली, और साथ ही साथ जो है वो यूरोप में भी टेस्ला थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ वहां पे कंपटीशन जो है वो शुरू होना शुरू हो गया है। और अल्टीमेटली टेस्ला जो है इट विल एक्सपेंड, इट विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू चाइना एंड अदर कंट्रीज। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय पाल क्रूगमैन। पाल क्रूगमैन को इस थ्योरी की बेस पे नोबेल प्राइज भी उस तरह से है मिला है। तो न्यू ट्रेड थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, न्यू ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि आपकी ना बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। ठीक है। तो आप इन द स्टार्ट अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो आपका उस चीज पे एब्सोलूट आपको एडवांटेज हासिल हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ना बोइंग और एयरबस की एग्जांपल देते हैं। अगेन द थिंग इज के बोइंग जो है ये एक स्पेसिफिक कंपनी है जिसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट कर ली थी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। तो इन द स्टार्ट से ही इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज या इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो जनरेट कर ली थी। ठीक है। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्होंने ले लिया था। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर आपने ले लिया है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर ली हैं, तो बाकी कंट्रीज के लिए या बाकी कंपनीज के लिए उस सेगमेंट में मूव करना फिर काफी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से बोइंग और एयरबस का कोई और कंपेटिटर मार्केट में मौजूद नहीं है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि आप जितनी जल्दी मूव करेंगे, मतलब आपके पास अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है, और उसके बाद आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ साथ अगर आप किसी तरह से जो है वो
इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर लेते हैं, तो आप फिर वो चीज एक्सपोर्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन वही चीज है, इनोवेशन। अगर आप स्टार्ट में फर्स्ट मूवर बन जाते हैं इनोवेशन के और फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट कर लेते हैं उस चीज में, तो आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लास्टली हमारे पास माइकल पोर्टर है। माइकल पोर्टर जो है, इसका जो है इसकी थ्योरी नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज की थ्योरी है। इसके जो है वो 4 फैक्टर्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स पे उस तरह से जो है बेस करती है कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इसमें भी अगेन वही चीज है कि आप अगर कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर लेते हैं जल्दी, ठीक है, और वो इनोवेशन के थ्रू आप जल्दी बिल्ड कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आपकी जो ट्रेड है वो चल पड़ती है। अब ये मॉडर्न थ्योरी जो है ना, ये तीनों मॉडर्न थ्योरी, ये सारी मॉडर्न थ्योरीज जो हैं, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इनोवेशन, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस, इस तरह के फैक्टर्स पे, इस तरह की चीजों पे उस तरह से जो है वो चल रही होती हैं, या इस तरह की चीजों पे जो है वो रेस्ट करती हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली मॉडर्न थ्योरीज जो हैं, ठीक है, इनमें इनोवेशन का रोल काफी ज्यादा सारा है। तो मॉडर्न थ्योरीज में ना गवर्नमेंट की थोड़ी सी, गवर्नमेंट के रोल की या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की थोड़ी सी गुंजाइश जो है वो मौजूद है जी, या उसकी उसकी गुंजाइश जो है मौजूद रहती है हमेशा से। अब सिंपली गवर्नमेंट अगर लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडीज दे और उन सब्सिडीज की बेस पे लोकल इंडस्ट्री इनोवेट कर ले या फर्स्ट मोवर एडवांटेज ले ले या कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बिल्ड कर ले, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उस कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंटल पॉलिसी जो आपका जो मर्केंटलिज्म है, स्टार्ट ओल्ड कंसेप्शन, उसमें बड़ा सवेयर रोल है। गवर्नमेंट ने क्या करना है उसमें, मर्केंटलिज्म में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है और एक्सपोर्ट्स को सब्सिडीज देनी है। ठीक है। ट्रेडिशनल थ्योरीज में रोल ऑफ गवर्नमेंट कोई नहीं है, बट ठीक है, जो चीज आप अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हो आप वो प्रोड्यूस करो और उसके बाद जो है वो आप ट्रेड शुरू कर दो। ठीक है। मॉडर्न थ्योरीज में देयर इज सम रोल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट का रोल इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है। गवर्नमेंट का रोल मॉडर्न थ्योरीज में इनोवेशन को सपोर्ट करना है, ना कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो ये ब्रॉड आउटलाइन है आपके इस चैप्टर की। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके जेहन में है तो आप मुझसे जो है पूछ लें, बाकी फिर हम एक एक थ्योरी को देखते हैं जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन के सारे सो गए हो? नहीं सर जी, क्लियर है, बस अच्छा, स्लाइड्स भेज दीजिएगा। मैं स्लाइड भेज दूंगा जी। चलें जी। तो जी अगेन वैसे आज के लिए इतना काफी नहीं है? यार, मतलब तो मैंने इंट्रो दिया है ब्रदर, यस सर, पूरा चैप्टर कवर ही हो गया, है ना? पूरा अब चैप्टर के हिसाब से पढ़ लिया। और पढ़ लिया करो, क्या तुम लोग ना ड्रामे करते रहते हो। ठीक है। नहीं सर जी, पढ़ा तो है इतना ज्यादा, देखे 3:33 हो गए, 333। चल, जब तक ये चल रहा है ना, 10-12 मिनट रहते हैं अभी, 10-12 मिनट और पढ़ ले फिर तो बस ठीक हो सर गया। जी आपने उतनी देर में चैप्टर खत्म करा देना। नहीं सर जी ऐसे नहीं। बिल्कुल नहीं, सर। आज चैप्टर नहीं खत्म होता, तो टेंशन सर मत। आपकी स्पीड सही है। मेरी स्पीड है, मतलब अगेन द थिंग इज के तुसी भी स्पीड बताओ ना पता। चलें जी। तो ओल्ड कॉन्सेप्शन जो है दैट इज मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म जो है ये सिंपली मिड 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में जो है ये कॉन्सेप्शन जो है वो वजूद में आई। ठीक है। इंग्लैंड एट दैट टाइम वाज सुपर पावर। अच्छा, आप लोगों ने ना सुना होगा कि पहले ना बादशाह होते थे और बादशाहों के पास खजाना होता था, और किसी बादशाह की ताकत का, उसकी शान शौकत का जो अंदाजा है ना, वो उसके खजाने से लगाया जाता था। ठीक है। अच्छा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सिंपली हर जो नेशन है या हर जो मुल्क है, उसने क्या करना है, उसने अपना खजाना भरना है। खजाने भरने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप ना एक्सपोर्ट्स करो, क्योंकि उस जमाने में गोल्ड और सिल्वर वाज रिप्रेजेंटेड बाय द वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। जिसके पास गोल्ड सिल्वर खजाना ज्यादा होगा, उसकी वेल्थ ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, और ट्रेड भी गोल्ड और सिल्वर में होती थी, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में सिक्के होते थे जो कि सोने या चांदी के ही सिक्के होते थे जो कि चलते थे। ये करेंसी, कागज की करेंसी उस तरह से नहीं थी।
तो अगर आपने अपनी वेल्थ बढ़ानी है नेशन की, तो आपको क्या करना है, आपको ना ट्रेड को बढ़ाना है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो जितना ज्यादा आपका ट्रेड सरप्लस होगा, आपकी उतनी ही ज्यादा वेल्थ आपकी क्या होगी, अकामुलेट होगी। ठीक हो गया। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्शन थी। अब इसमें आपने करना क्या है, हमेशा आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज्यादा रखनी है, ताकि आपका ट्रेड सरप्लस बढ़े, और ट्रेड सरप्लस बढ़े तो आपका खजाना जो है वो बढ़ता चला जाए। तो इसलिए कंट्रीज क्या करते थे, दे यूज टू गिव सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडी दो ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, और जो इंपोर्ट्स हैं उस पे आप टैरिफ या कोटे उस तरह से जो है वो लगाओ। ठीक है। अच्छा, अब ये ओल्ड कॉन्सेप्शन है, इसमें ना मसले हैं। इसका एक थ्योरेटिकल इसमें फ्लॉ ये है, मतलब ये कॉन्सेप्शन है इसमें ये थ्योरेटिकली फ्लॉड है, ये नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? अब देखो, एक्सपोर्टर जब ट्रेड करेगा या एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा और ट्रेड सरप्लस कमाएगा, ठीक है, ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि उसके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं। जब उसके पास पैसे ज्यादा आएंगे तो मुल्क में ना मनी सप्लाई बढ़ेगी, मतलब पैसे ज्यादा होंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा। अच्छा, तो जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा ना, तो डेफिनेटली लोग चीजें ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, सिंपली ये जब इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी, चीजें उतनी, क्वांटिटी उतनी रहेगी, तो आपकी ना कंट्री में महंगाई आ जाएगी, तब सिंपली इन्फ्लेशन आपका जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, जब आपके कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो आपकी जो लोकल प्रोडक्शन होगी ना, वो महंगी होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब आपकी लोकल गुड्स महंगी होंगी तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली ये चीजें जब आप बाहर भेजेंगे तो वहां के लिए भी ये महंगी होंगी। तो एक तो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, लोग खरीदेंगे नहीं आपकी चीजें। दूसरी चीज ये है कि सिंपली आपकी लोकल गुड्स तो महंगी है, अब बाहर से चीजें आना शुरू हो जाएंगी जो कि सस्ती होंगी। तो एक्चुअली जो पहले आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वो आपकी एक्सपोर्ट महंगी हो गई है, अब इंपोर्ट सस्ती है, तो लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन द लॉन्ग रन आपका सरप्लस कम होता होता जीरो तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सरप्लस जीरो है तो मुल्क में उतना फिर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। यही काम इंपोर्टर के साथ होगा ना। इंपोर्टर क्या होगा, इंपोर्टर वाज डूइंग ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अगर सिर्फ दो कंट्री हैं, एक एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है, एक नेट इंपोर्टर है, तो इंपोर्टर को क्या है, इंपोर्टर को डेफिसिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जब इंपोर्टर का ट्रेड डेफिसिट बन रहा है तो इसका मतलब है उसकी मनी सप्लाई कम हो रही है। जब मनी सप्लाई कम होगी तो उसमें डिफ्लेशन हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, चीजें होंगी, पैसे नहीं होंगे। जब चीजें होंगी, पैसे नहीं होंगे, तो उन चीजों की कीमत गिरेगी, जिससे डिफ्लेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब डिफ्लेशन होगा तो डेफिनेटली जो लोकल गुड्स होंगी वो चीप हो जाएंगी, तो आप फिर इंपोर्ट दूसरे मुल्क से क्यों चीजें मंगवाएंगे जब आपकी लोकल चीजें जो है वो सस्ती हो गई है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो डेफिसिट है वो जीरो पे चला जाएगा। तो मर्केंटलिज्म में सबसे बड़ा थ्योरेटिकल फ्लॉ ये है कि मर्केंटलिज्म को आप लॉन्ग रन में सस्टेन ही नहीं कर सकते। ठीक है, इन द लॉन्ग रन जो इकोनॉमी है दोनों कंट्रीज की, वो अपने आप को एडजस्ट करेगी, और आपका जो ट्रेड डेफिसिट या सरप्लस है वो जीरो में उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो प्रैक्टिकल नुकसान या प्रैक्टिकल फ्लॉ है वो ये है कि इट इज यहाँ पे ना ट्रेड जीरो सम गेम है। जीरो सम का मतलब ये है कि एक कंट्री जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है वो फायदे में है, जो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है वो नुकसान में है। अब ये हो ही नहीं सकता कि एक कंट्री सारी उम्र एक्सपोर्ट करता रहे, वो उसको फायदा होता रहे, और दूसरा कंट्री सारी उम्र इंपोर्ट करता रहे, उसको नुकसान होता रहे। ठीक है। डेफिनेटली दोनों कंट्रीज ने गोल्ड प्रोड्यूस करना है कहीं से। एक्सपोर्टर को तो चलो गोल्ड दे रहा है, इंपोर्टर दे रहा है, लेकिन इंपोर्टर के लिए गोल्ड कहाँ से आएगा, इंपोर्टर ने भी तो कुछ करना है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो जीरो सम गेम है, जिसमें एक कंट्री का फायदा होगा हमेशा और दूसरी कंट्री का हमेशा नुकसान होगा, दिस इज नॉट सस्टेनेबल, मतलब लॉन्ग रन में ये मामला आपका नहीं चल सकता। ठीक हो गया। तो मर्केंटलिज्म में ये इश्यूज हैं। ठीक है, और मर्केंटलिज्म डेफिनेटली इट कांट बी लाइक अप्लाइड इन द मॉडर्न इकोनॉमीज, क्योंकि सिंपली जिस तरह से भी अमेरिका ने कोशिश की तो ट्रेड वार शुरू होगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की या इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश की। जब उन्होंने इंपोर्ट्स कम की तो अल्टीमेटली इनकी एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई, क्योंकि दूसरे कंट्री ने भी क्या किया, रिटेलिएट किया चाइना ने, और मामला के जो है वो खराब हो गए। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई मसला जी? मर्केंटलिज्म में किसी को कोई इशू है तो जी पूछ लें। हाँ भाई,
कोई मसला नहीं है। नो नो सर। सर। चलो गुड हो गया, छाने होते जा रहे हो तुम लोग हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पुत्र है सर टाइम हो गया मेरे ख्याल से। और नहीं भी 5 मिनट रहते हैं, ये टेंशन पूरा सर ये पूरा नहीं होगा फिर इन्हीं के। तू टेंशन ना ले। आधा इधर आधा। देख तू क्या कहते हैं अपने मास्टर की पूरियां करनी है, देख तू टेंशन ना ले। अच्छा देखो नेक्स्ट जो है ना वो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है बेसिकली एडम स्मिथ ने प्रपोज की थी इन इन हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी ये कहती है कि हर कंट्री को वो चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें उस कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? सिंपली अगर एक कंट्री एक चीज की प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट है तो उसका उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक ग्राफ है, दे आर टू कंट्रीज, एक कोरिया है शायद और एक घाना है शायद, मतलब घाना एंड साउथ कोरिया है, ठीक है। अब घाना और साउथ कोरिया, अगर घाना के पास ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर घाना अपने सारे के सारा जो रिसोर्सेज हैं वो कोका को प्रोड्यूस करने में लगाए ना, तो घाना कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ऑफ कोका, ठीक है। अगर ये सारे के सारे यूनिट्स जो है वो राइस को प्रोड्यूस करने में लगे तो घाना कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ राइस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोरिया को देखें तो कोरिया जो है सारे के सारे यूनिट्स अगर राइस की प्रोडक्शन में लगाए तो कोरिया कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ऑफ राइस, और ये सारे के सारे यूनिट्स अगर कोका की प्रोडक्शन में लगाए तो इट कैन प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ कोका। अच्छा, अब जनरली यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो घाना को एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन प्रोडक्शन ऑफ कोका, ठीक है, और कोरिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो ये थ्योरी ये कहती है कि घाना को कोका प्रोड्यूस करना चाहिए और कोरिया को राइस प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। अगर ये हम प्रोडक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो ओवरऑल या ग्लोबल प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होगी। कैसे? ठीक है। अब यहाँ पे ना ये आपकी बुक से मैंने टेबल लिया हुआ है, आपकी बुक में इस चीज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैंने ये स्पेसिफिकली आपकी बुक से इसीलिए लिया है ताकि आपके पास ना रीडिंग के लिए भी कुछ जो है वो हो, आपने अगर रीड वगैरह करना हो, वहां से अंडरस्टैंड करना हो तो आप इजीली जो है वो कर सके, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कोका एंड राइस, ठीक है। तो घाना के जो है वो 10 यूनिट, अगर 10 रिसोर्सेज घाना लगाए, ठीक है, तो वो 1 टन कोका प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और 20 रिसोर्सेज से वो 1 टन राइस प्रोड्यूस करता है। साउथ कोरिया जो है वो 40 रिसोर्सेज लगा के 1 टन कोका प्रोड्यूस करता है और 10 रिसोर्सेज लगा के वो 1 टन राइस प्रोड्यूस करता है। तो अगेन द थिंग इज कि घाना जो है वो कम रिसोर्सेज से 1 टन कोका प्रोड्यूस कर सकता है, और साउथ कोरिया जो है वो कम रिसोर्सेज से 1 टन राइस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि घाना और जो है साउथ कोरिया, इनको ना चीजें बांट लेनी चाहिए, घाना कोका प्रोड्यूस करे, साउथ कोरिया राइस प्रोड्यूस करे। अच्छा, इन केस ट्रेड ना हो दोनों कंट्रीज में, सपोज अगर ट्रेड नहीं है और दोनों कंट्रीज क्या करें, ये हाफ ऑफ रिसोर्सेज जो हैं, इनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका आधा ये कोका प्रोड्यूस करने में लगाएं और आधा ये राइस प्रोड्यूस करने में लगाएं। तो ये ए पॉइंट जो घाना है ना, ये ए पॉइंट पे चीजें प्रोड्यूस कर रहा होगा। मतलब ए पॉइंट का मतलब ये है कि ये 10 यूनिट ऑफ कोका प्रोड्यूस कर रहा होगा और ये अगेन 5 यूनिट्स ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा होगा। अच्छा, अगर कोरिया भी हाफ ऑफ रिसोर्सेज उस तरह से कर ले तो ये बी पॉइंट पे चीजें प्रोड्यूस कर रहा होगा। मतलब कोरिया जो है ये 10 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है, और इसके अलावा 2.5 यूनिट्स ऑफ कोका प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हमारी ग्लोबल प्रोडक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि घाना जो है वो कोका प्रोड्यूस कर रहा है 10 यूनिट्स और राइस प्रोड्यूस कर रहा है 5 यूनिट्स। साउथ कोरिया जो है ये 2.5 यूनिट्स ऑफ कोका प्रोड्यूस कर रहा है और अगेन 10 यूनिट्स ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन जो ग्लोबल टोटल प्रोडक्शन है ये कोका की 12.5 यूनिट्स होगी और राइस की 15 यूनिट्स होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी कंट्री इज प्रोड्यूसिंग कोका एंड राइस फॉर इट्स ओन कंजम्पशन, इसमें ट्रेड नहीं है, ये विदाउट ट्रेड है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम कहें कि जी ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है और हर कंट्री को वो चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, तो क्या होगा, घाना सिर्फ कोका प्रोड्यूस करेगा, राइस प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब इट वुड बी दिस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट पे ना, अब घाना इज ओनली प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स ऑफ कोका एंड 0 यूनिट ऑफ राइस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो है वो
कोरिया जो है इट इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 0 यूनिट ऑफ कोका। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो कोका की 20 यूनिट होगी और राइस की भी 20 यूनिट होगी। अगर आप देखें जनरली तो यहाँ पे हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 12.5 यूनिट अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे, और यहाँ पे हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 20 यूनिट। इसी तरह से राइस की टोटल प्रोडक्शन पहले 15 यूनिट थी, अब राइस की टोटल प्रोडक्शन 20 यूनिट है। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन से चलेंगे तो हमारी ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब अगर अगर सपोज घाना को जो है वो राइस चाहिए तो घाना क्या करेगा, कोका देगा और राइस ले लेगा। इसी तरह से साउथ कोरिया को कोका चाहिए तो साउथ कोरिया क्या करेगा, ये राइस देगा और कोका उस तरह से जो है वो ले लेगा। और टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो दोनों कमोडिटीज की ज्यादा होगी, मतलब दुनिया में कंज्यूम करने के लिए ज्यादा कुछ होगा अगर हम स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं। ठीक हो गया जी, यहां तक किसी को कोई इशू? सर इस तरह तो फिर वही मिसाल आ जाती है वो इंडिया वाली कि अगर